अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ फाइका मौज़्ज़म। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं आम खबर से। पाकिस्तानी सरजमीन पर गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल, सबूत फिर मंजर आम पर। पाक अफवाज दो दहाइयों से दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा असलहा दस्तयाब है। हथियारों की फराहमी ने खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचाया। मीर अली में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में कमांडर राहजीत समेत 5 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। गैर मुल्की असलहे से M4 कार्बाइन, AK-47 शामिल हैं, जबकि मुतादिद बार दहशतगर्दी हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल हुए हैं। मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अवान ने। सलमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने भी अभी बताया कि आज दहशतगर्दी की एक और कार्रवाई मंजर आम पर आई, और जो तमाम कार्रवाइयाँ हैं हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक तरफ तो कालादम TTP का हाथ है, दूसरी तरफ PLA या बलोच नेशनलिस्ट तंजीमें हैं, कालादम तंजीमें हैं जो कि बलोचिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के इस वक्त दुश्मन बनी बैठी हैं, दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रही हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं आज वो ये है कि जो तमाम तर दहशतगर्दी के वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो बलोच नेशनलिस्ट तंजीमें कर रही हैं या वो TTP जैसी कालादम तंजीमें कर रही हैं, उन तमाम के तमाम वाक़यात के अंदर 2-3 कॉमन चीज़ें, और सबसे जो बड़ी कॉमन चीज़ है वो है अफगानिस्तान की सरजमीन और वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमों को आज़ादी हासिल होना। और उसके बाद फिर अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई है वो है अमेरिकन वेपन्स का इस्तेमाल किया जाना इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर, जो कि तालिबान के हाथों और तालिबान के बाद फिर इन कालादम तंजीमों के हाथों लगे। और जिस तरह से हम देखते हैं कि दावा किया जाता है अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने दोहा अकॉर्ड के अंदर पूरी दुनिया से ये वादे किया है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन जो हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, उनके जो ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन से मिलते हैं, और तो और अफगानिस्तान के जो शहरी हैं, अफगान नेशनल्स हैं, वो भी इन धमाकों के अंदर, इन दहशतगर्दी की वारदातों के अंदर मुलविस पाए गए हैं। तो ये तालिबान के दावों के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा सवालिया निशान उठता है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त मौजूद है तालिबान के दावों के ऊपर। और इसके साथ ही अगर हम बात करें आलमी मीडिया की, तो यूरेशियन टाइम्स एक वेबसाइट है, उसका भी दावा है कि पाकिस्तान में जो TTP के दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं, TTP की जानिब से की जा रही हैं, उसके अंदर जो अमेरिकन वेपन्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और पेंटागन के आदाद-ओ-शुमार भी कुछ ऐसा ही बताते हैं कि अफगान नेशनल आर्मी को, जिसको अमेरिका ने खड़ा करने की कोशिश की थी, जिसको अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ तकवीत बख्शने की कोशिश की थी, उनको तकरीबन 4,27,300 से ज्यादा हथियार जो है फराहम किए गए, जिसमें से 3 लाख, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, वो अफगानिस्तान से इनखला के वक्त बाकी रह गई। इसी बिना पर हम देख रहे हैं कि जो 2 साल खासतौर पर जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत वापस आई है, तालिबान ने दोबारा काबुल पे कब्जा किया है, उसके बाद से जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, उसके अंदर एक बहुत बड़ी आप कह लें कि लहर जो है वो देखने में आई है। और ये तमाम की तमाम लहर जो है उसका जो 2-3 पॉइंट हमने पहले भी जिक्र किया कि अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल होना, वहाँ दहशतगर्दों को आज़ादी होना, और उसके बाद फिर अमेरिकन वेपन इस्तेमाल किए जाना। तो यही वजह है कि 2005 से अगर 2021 के आदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाए तो अमेरिका ने तकरीबन 18 अरब से ज्यादा का $18 अरब टैक्स जो है वो असला अफगानिस्तान को फराहम किया। और ये फिर जो हथियार हैं, जो कि हम बात कर रहे हैं कि 4,27,000 से ज्यादा थे और 3 लाख अफगानिस्तान में ही मौजूद रहे, तो ये तमाम के तमाम हथियार जो है वो तालिबान या फिर आप कह लें कि कालादम तंजीमों के हाथों में मौजूद हैं। और हम बात की तरफ इशारा करते हैं जो तमाम तरह हालात व वाक़यात हैं, जो इंटेलिजेंस जराए हैं कि अफगान रजीम या तालिबान रजीम जो कि तो काबुल में मौजूद है, ना सिर्फ वो TTP को मुसल्ला कर रहा है बल्कि जो दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको भी महफूज रास्ते फराहम किए जा रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील अरसे से जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस जंग में बहुत कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियां दी हैं। तो पाकिस्तान जो है यकीनी तौर पर किसी तरह से भी ऐसी तंजीमों के एजेंडे को लागू नहीं होने देगा। और दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले भी कुर्बानी। बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं इस जंग को ख़त्म करने के लिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी जारी हैं। सलमान अवान स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए, जबकि असलहा और गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा भी बरामद कर लिया गया है।
आपको बताएं, बलूचिस्तान के ज़िला आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, ज़ख़ीरा भी बरामद कर लिया गया। औरान के इलाके मशकई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बना देंगे। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम और तरक्की का अमल सबोताज नहीं होने देंगे। और अब बात करते हैं आम इंतखाबात के हवाले से। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का मरहला मुकम्मल हो चुका है। आखिरी रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं। मुल्क में आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज से अपीलें दायर की जाएंगी। मुल्क भर में आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज से अपीलें दायर की जाएंगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने का अमल बुध तक जारी रहेगा। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के दौरान तहरीक इंसाफ के 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर न हुए। हलीमा दिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रम शेर जमान के कागजात मंजूर न हो सके। NA 235 से सैफुर रहमान और NA 236 से फिजा ज़ीशान के कागजात नामजदगी को नामंजूर कर दिया गया। अमजद खान, सईद आफरीदी, अताउल्लाह, असलम खान, फ़हीम खान के कागजात भी मुस्तरद हुए। इसके अलावा बानी PTI समेत शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी, आजम खान सवाती, जुल्फी बुखारी, अली अमीन गंजापुर, अली मोहम्मद खान, इफ्तिखार अली मशवानी, ए तुफैल, अमीर फरजंद, आतिफ खान, जरताज गुल, ताहिर इकबाल, अब्दुल मजीद खान, मलिक उमर असलम अवान शामिल हैं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। NA 250 में कराची का बड़ा मुकाबला होगा। NA 250 से MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्वाजा सुहेल मंसूर मद्दे मुकाबल होंगे। हल्के में किसका पल्ला भारी है, जानते हैं वजाहत अली आब्दी से। जी वजाहत बताइए। देखिए, इस वक्त मौजूद है हल्का NA 250 के अंदर। यहाँ की कुल टोटल आबादी 9,50,000 है, जबकि कुल वोटर्स की तादाद 5,55,000 है। यहाँ से आम इंतखाबात 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आरून मुंतखब हुए, जिनकी जानिब से इस हल्के के अंदर ना तो कभी विज़िट किया गया, ना ही कोई तरक्याती काम कराए गए। अब 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 2024 के 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। यहाँ से MQM पाकिस्तान से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जमात इस्लामी से हाफिज़ नईमुर रहमान, जबकि पीपल्स पार्टी से ख्वाजा सुहेल मंसूर इलेक्शन लड़ेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस हल्के की आवाम मौजूद है, इनसे जानते हैं कि नजीब हारून की जानिब से यहाँ पे क्या काम कराए गए हैं, हल्के में कितनी मरतबा विजिट किया गया है और आने वाले आम इंतखाबात के अंदर ये किसको मुंतखब कराएंगे। जहाँ की आवाम MQM को ही वोट देगी भाई। सारी चीज़ें नजीब हारून 5 साल यहाँ पर रहे, रियाज हैदर रहे, ये पूरा एरिया डूबता रहा। कभी पानी नागन चौरंगी के अंदर 6-6 फीट पानी खड़ा रहा। इन लोगों ने कभी आकर हमें 8 फरवरी को खालिद मकबूल सिद्दीकी कामयाब होते हैं या हाफिज़ नईमुर रहमान, ये इलेक्शन का दिन ही डिसाइड करेगा। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। हल्का NA 47 में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के दरमियान मुकाबला होगा। हल्के की आबादी 8 लाख से ज़ायद, जबकि वोटर्स की तादाद 4,33,000 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2,27,000 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,06,000 है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक सईद आवान से। जी मलिक सईद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इस वक्त मौजूद है हल्का NA 47, जहाँ की कुल आबादी जो है तकरीबन 8 लाख से ज़ायद है। अगर वोटर्स की बात करें तो यहाँ पे 4 लाख और 27,000 वोटर्स हैं, जिनमें से मर्द वोटर्स 4 जो है वो 2,27,000, जबकि 2 लाख से ज़ायद ख़वातीन यहाँ पे मौजूद वोटर्स हैं। और यहाँ की अगर बात करें तो जो साबका चेयरमैन PTI हैं, उन्होंने पिछली बार यहाँ से कामयाबी हासिल की थी और उनकी सीट छोड़ने के बाद जो है वो अली नवाज़ अवान यहाँ से जो है वो कामयाब हुए
हुए थे और वो आखिर तक रहे, जबकि मुकाबला जो है पिछली बार भी मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी और अली नवाज अमान और मुस्तफा नवाज खोकर के दरमियान था। अगर इस बार देखें तो इस बार जो है मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी, जबकि पीपल्स पार्टी के सिफ्ते हैदर बुखारी, जो इसके अलावा अली नवाज अमान जो है इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, जबकि आज़ाद जो है इसके अलावा जो मुस्तफा नवाज खोकर आज़ाद उम्मीदवार हैं। और इसी तरह जो है तकरीबन 37 उम्मीदवार अभी तक जो है इस हल्के में हैं जो कि इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। हम यहाँ पर आवाम से जानेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं, पिछली बार उन्होंने किसको वोट दिया था और अब किसको वोट देने जा। जी हमें थोड़ा सा बताइएगा कि हल्के के मसाइल क्या हैं। पहली बात तो ये है कि जितने भी इलेक्शन होते रहे हैं आवाम के लिए उसका कोई फ़ायदा उस तरह से हासिल नहीं हुआ है, और चूँकि महंगाई का जो जिन है वो मुसलसल बेकाबू है और उसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद के लोग भी जो है महंगाई में पिसे हुए हैं। ठीक है, पिछली दफ़ा हमने पीटीआई को वोट दिया, इस दफ़ा भी देख रहे हैं कि जितने भी उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं उनमें से कौन ऐसा शख्स है जो हमारे मसाइल को हल कर सके। हम जमाती बुनियादों को नहीं देख रहे, हम सिर्फ फ़कत उस चीज़ को देख रहे हैं कि आवाम के लिए इस वक्त कौन सा बंदा जो है वो बेहतर हो सकता है कि जो हमारे हलके के मसाइल को हल कर सके। जी बिल्कुल, हल्का NN-47 में हमने आवाम की तरफ से सुना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी तक तो डिसाइड नहीं है, लेकिन बाबर अवान या कोई और आते हैं। इसी तरह जो है पीपल्स पार्टी के 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवार अपनी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी रखे हुए हैं। लाहौर के हल्का N128 के मसाइल क्या हैं और उम्मीदवार आवाम से क्या वादे कर रहे हैं, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर से, जो इस वक्त कौमी असम्बली के हल्का 128 से हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, इस बार क्या वादे किए जा रहे हैं आवाम से? जी बिल्कुल, 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और हम लाहौर के हल्का NA-128 में मौजूद हैं, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून हमेशा से कामयाब होती आ रही है। लेकिन जो 2018 का इंतखाब था उसमें तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो इस हल्के से कामयाब हुए थे। इस हल्के में मसाइल उसी तरह है जिस तरह लाहौर भर में, यानी कि टूटी फूटी सड़कें हैं, कचरा जगह जगह मौजूद है और इसी तरह रहने सहने की वो फैसिलिटीज़ इस तरह नहीं दी जा रही जिस तरह होनी चाहिए। तो यहाँ हल्के के अवाम से बात करते हैं और कोशिश करेंगे यहाँ हल्के के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी बात करें और जानेंगे अवाम से कि वो किस उम्मीदवार और किस जमात को वोट देंगे। वोट देंगे 8 फरवरी को? जी ज़रूर देंगे। किसको वोट देना है? नून लीग को। तो नून लीग को क्यों वोट देना है? हम सपोर्ट ही नून लीग को करते हैं, इसलिए। नहीं, जो आपके इलाके के मसाइल हैं हल हो जाएंगे नून लीग से? हो जाएंगे। आगे चलते हैं और पब्लिक जो यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी को वो किस उम्मीदवार, किस जमात को वोट देंगे। 8 फरवरी को वोट डालेंगे? जी बिल्कुल। किसको वोट डालना है? शेर को। अच्छा, नून लीग को वोट डालेंगे? जी बिल्कुल। क्या वजह है? हल्के के मसाइल तो वैसे ही यहाँ से जीतते आ रहे हैं, सिर्फ 2018 में नहीं जीते। 2018 में नहीं जीते, 2018 में नहीं जीते और आप ये देख लें इस टाइम जो सीवरेज का हाल है, सड़कों का हाल है, कुछ भी नहीं उन्होंने इस पर किया, काम किया। और आई होप कि अब मियाँ नुमान साहब आए हैं और वो इस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और वो इसमें ज़्यादा वर्क करेंगे। चलिए, मियाँ नुमान जो नून लीग के उम्मीदवार हैं इस हल्के से, हाफिज़ मियाँ नुमान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि हल्के के मसाइल जो हैं वो बताने के काबिल नहीं है। मतलब जिस तरह टूटी फूटी सड़कें हम देख रहे हैं, सीवरेज का बदतरीन निज़ाम देख रहे हैं, तो आप आवाम से क्या वादे कर रहे हैं? देखिए, बदकिस्मती से पिछले जो 5 साल में जो एक बड़ी इनकलाबी हुकूमत आई थी, जिसने आपने देखा कि 1 रुपया उन्होंने अहलियान इचरा पर और इस इलाके पर ख़र्च नहीं किया और ना उन्होंने यहाँ पर कभी मुड़कर देखा, ना जिन लोगों ने गलती से उनको वोट दे दिया था, ना उनकी आरजुओं और उमंगों को देखा और जो इस इलाके का हाल किया है वो आपके सामने है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये तो मेरा अपना घर है, ये मेरा अपना इलाका है, मेरी जाए पैदाइश है। इंशाल्लाह जिस तरह 2008 से 13 तक मैंने इस इलाके को मिसाली इलाका बनाया था, तो आइंदा भी इंशाल्लाह हमने बड़े बुनियादी काम भी इसके करने हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की टोटल बहाली होगी, सीवरेज का निज़ाम है, वाटर सप्लाई है, रोड्स नेटवर्क है। यहाँ पर कैंडिडेट और वोटर्स की राय सुनी। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को जो बैलेट बॉक्स में किसको वोट पड़ता है और इस हल्के से ख़ास तौर पर NA-128 से कौन उम्मीदवार जीता है। जी
ठीक है मोइन ज़ुबैर, आपका बहुत शुक्रिया। और मुल्क भर में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। हाई कोर्ट्स के जजेस पर बनाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर किए जाने के खिलाफ अपीलों की समाअत करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अली शेर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इंतखाबात का जो मरहला कंप्लीट हुआ था, यानी कागजात नामजदगी जो है उनकी जांच पड़ताल का मरहला जो गुज़िश्ता रात तक मुकम्मल हुआ है, अब उसका अगला मरहला शुरू होने जा रहा है और वो मरहला शुरू होगा कल से, यानी मंडे से। सोमवार वाले दिन से जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं उनके खिलाफ अपीलें होंगी, या अगर किसी के एक्सेप्ट किए गए और उनके खिलाफ किसी ने अपील करनी है तो उसकी अपीलें होंगी। सोमवार, मंगल और बुध 3 दिन तक जो है वो अपीलें दायर की जा सकेंगी। इसी तरह से 10 जनवरी तक जितने भी जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उन पर मुश्तमिल जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं उनमें फैसले किए जाएंगे 10 जनवरी तक। 11 को जो है वो हतमी तौर पे जो लिस्ट है वो लगाई जाएगी और 12 तक जो है वो कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 13 को इंतखाबी निशानात जो है उनकी लिस्ट जो है मुख्तलिफ जमातों को, उम्मीदवारों को, आज़ाद उम्मीदवारों को वो दे दी जाएगी, यानी सिंबल्स, इंतखाबी निशानात जो है वो अलाट कर दिए जाएंगे। इस तरह ये प्रोसेस जो है वो 13 जनवरी तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कैंपेन चलेगी और 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। जहां तक मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स का तल्लुक है उसके नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जोन्स के किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस मोहम्मद अरबाब ताहिर, ये 2 रुकनी ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया गया है, जिसमें जो कागजात नामजदगी जिनके मुस्तरद किए गए हैं या अगर किसी के कागजात मंजूर करने पे एतराज है किसी को तो वो उस ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी का फिर मुतालिबा। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। इलेक्शन कमीशन पर जोर डालेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इक़दामात उठाए। मसीही बरादरी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया है। मैं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। देखिए, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू होल्ड फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। तो इसलिए हम उन पे जोर डालेंगे कि ये इम्प्रेशन या तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि ये इलेक्शंस फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे और गजा की सूरत हाल की बात करें तो गजा में मुसलसल इसराइली जारहियत का 84वां रोज़ है। 24 घंटों के दौरान 186 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 250 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक मजमूई तादाद 22,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं जबकि 56,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज बमबारी के नतीजे में एक और मुग़वी इसराइली भी हलाक जबकि कई दूसरे ज़ख्मी हो गए। इसराइली और अमरीकी मुश्तरका ऑपरेशन में शाम और इराक़ी सरहदों पर हमले में 23 मज़ाहमतकार शहीद हो गए। इसराइल की गजा में ढिठाई और बर्बरियत का मुसहरा जारी। सारी दुनिया की मुसम्मतों के बावजूद गजा पर बमबारी बरकरार। खान यूनस, रफा और चबालिया में वहशियाना बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैकड़ों फलस्तीनी शहीद और जख्मी, मासूम बच्चे और खवातीन निशाना। इसराइली हमले में खातून सहाफ़ी नरमाइन हबोश अपनी माँ और बच्चों समेत शहीद हो गयी। एक और फलस्तीनी सहाफ़ी जबर अबू बदरूस ने अपने सहाफ़ी साथियों से जुदाई इख्तियार कर ली। नसीरात कैंप में अबू हदरूस की पूरी फैमिली भी इनके साथ शहीद हुई। इसराइली फौज ने गजा पर जमीनी हमलों के दौरान जिन फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है इनमें 99 शहरी गजा के अस्पतालों में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स हैं। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइली बमबारी से गजा के 65,000 घर मुकम्मल तबाह और 2,90,000 मकानात नाकाबिल रिहाइश हो चुके हैं। फलस्तीनी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि इसराइली हमलों के बायस गजा के 70% घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम के हाथों इसराइली फौज को भारी जानी और माली नुकसान का सामना। जमीनी ऑपरेशन के दौरान 20 इसराइली फौजी हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। अल-कसाम के रात गए इसराइली शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली तैयारा स्काईलार्क भी कब्जे में ले लिया गया। सेहूनी फौज ने एक मेजर और एक कैप्टन की हलाकत की तस्दीक कर दी।
हमास के जंगजुओं की इस्राएली फौज से शदीद झड़पें। जमीनी ऑपरेशन के दौरान 20 इस्राएली फौजी हलाक जबकि दर्जनों जख्मी। अल-कस्साम की रात गए इस्राएली शहरों पर मिसाइलों की बारिश। अल-कस्साम ने शुमाली गजा में बैतुल हुनून में इस्राएली तैयारे स्काई लॉक भी कब्जे में ले लिया। अल-कस्साम ब्रिगेड ने इस्राएली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी। सेहूनी फौज ने एक मेजर और एक कैप्टन की हलाकत की तस्दीक कर दी। अल-कस्साम और हरकतुल मुजाहिदीन के हाथों अब तक जमीनी जंग में 170 से ज्यादा इस्राएली फौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। उधर इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने हमास के खौफ से गजा की सरहद पर इस्राएली कब्जे के पुराने मंसूबे पर एक बार फिर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। नेतन्याहू का कहना था कि मुमकिना तौर पर महीनों तक जारी रहने वाली इस जंग में हमास पर फतह हासिल करने के लिए जरूरी है कि इस्राएल एक बार फिर गजा और मिस्र के दरमियान सरहद पर कंट्रोल संभाले। गजा में फलस्तीनियों का इम्तिहान दर इम्तिहान। इस्राएली बमबारी के बाद अब भूख और बीमारियां फलस्तीनियों को निशाना बनाने लगी हैं। इसराइल का फ़लस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने का हरबा आलमी बरादरी के सामने आया हो गया। गजा में दाखिल होने वाले वाहिद इमदादी ट्रक के गिर्द हज़ारों फ़लस्तीनियों के मजमे पर इंसानियत शर्मसार है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि अद्वियात ना पहुँचाई गई तो बीमारियाँ मज़ीद फैलने का खदशा है। इसराइल का फ़लस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने का हरबा, गजा में खुराक की शदीद किल्लत, आलमी इदारे के एक ही ट्रक के गिर्द भूखे फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। गजा में सख्त सर्दी, सहूलियात के फुकदान, बड़े पैमाने पर नकलो मकानी और सफाई सुथराई का नामुनासिब इंतजाम न होने के बायस बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। डायरिया, चिकन पॉक्स और सांस के अमराज बढ़ने लगे, लाखों अफराद मुतासर हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अद्वियात ना पहुँचाई गयी तो बीमारियां मजीद फैलने का खदशा है। सेहूनियत इंसानियत की दुश्मन, मुसलमान तो मुसलमान, ईसाइयों को भी नफरत का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। नाजायज़ आबादकारी करने वाले सेहूनी बदमाश अल-मक़दस में रहने वाले फ़लस्तीनी मसीहियों पर भी चढ़ दौड़े। दुकान के बाहर ईसाई शहरियों पर तशद्दुद कर दिया, कैफ़े की कुर्सियाँ उठाकर उनको मारा। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक एक ही आवाज़, दरिया से समंदर तक, फ़लस्तीन होगा आज़ाद। पूरी दुनिया में गजा के मज़लूमों से इजहार यकजहती और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ पुरजोर एहतजाज जारी है। आगे बढ़े, आपको बताएं, मुर्तज़ा वहाब ने डेंसो हॉल में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम कायम करने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 23 मार्च को पहला मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम खोल देंगे। पीपल्स पार्टी का मेयर और पीपल्स पार्टी इंतज़ामिया काम कर रही है। शहर में सब कुछ है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। मज़ीद बोले 6 माह में टैक्स के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करेंगे। 6 माह में 58 करोड़ का रेवेन्यू जमा किया। की शहर है, हमारे पास तारीखी इमारतें मौजूद हैं। इस शहर का तारीखी विरसा है जिसको बदकिस्मती के साथ तफरीक की सियासत में, तासुब की सियासत में, नफरत की सियासत में कहीं छुपा दिया गया, कहीं भुला दिया गया। और हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को ये बताने के लिए कि इस शहर का क्या बैकग्राउंड रहा है, बल्दिया उज़्मा कराची ने फैसला किया है इस तारीखी विरसे के ऊपर अब काम करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि हालिया इजलास जो बल्दिया उज़्मा कराची का मुनक्किद हुआ था, उस इजलास में सिटी काउंसिल ने पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम के क़याम की मंजूरी दी कि इस 1886 की तारीखी डेंसो हॉल की इमारत को हमने यहाँ पर कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम को कायम करने का फ़ैसला किया है। अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मशावरत के साथ, उनकी गाइडेंस के साथ हमने काम शुरू कर दिया है और हमारा टारगेट है इंशाअल्लाह कि 23 मार्च 2024 तक पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम को, जिसका नाम इंशाअल्लाह कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम होगा, उसको पब्लिक के लिए हम खोलेंगे। आगे बढ़ें और नए साल की तैयारियों के हवाले से खबर शामिल करें तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल के जश्न की भरपूर तैयारियां जारी हैं। नए साल का ज़हूर पोलिनेशियन किंगडम टोंगा जज़ायर से होगा और खित्तों से होता हुआ अमरीका और कनाडा में इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2024 का आगाज, पूरी दुनिया में नए सूरज का इंतजार। नए साल का सूरज पोलिनेशियन किंगडम टोंगा जज़ायर पर होगा। इसके बाद ऑकलैंड न्यूजीलैंड में बाकायदा नए साल का जश्न होगा। स्काई टावर पर आतिशबाजी और हार्बर ब्रिज पर लाइट शो मुनक्किद होगा। इसके मिनटों के वक्फे से रूस में भी नया साल शुरू होगा, जिसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का सूरज तुलू होगा। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया के शहरी नए साल को खुशामदीद कहेंगे। सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी की जाएगी। हांगकांग
हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी से नए साल का आगाज किया जाएगा। इसके बाद जापान, शुमाली कोरिया, फिलिपाइन, चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भारत से होता हुआ नया साल पाकिस्तान पहुंचेगा, जहां से ये अफगानिस्तान, ईरान और फिर मशरिक़ वुस्ता भर में होगा। मशरिक़ वुस्ता के बाद यूरोप में सबसे पहले तुर्किया में होगा, जिसके बाद यूरोप के दीगर ममालिक और आखिर में पीर के रोज कनाडा और अमेरिका में नए साल की तकरीबात मनाई जाएंगी। नए साल पर दुबई के बुर्ज खलीफा से आतिशबाजी की जाएगी। बरतानिया के शहरी लंदन और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मनाने जमा होंगे। और 2023 कैसा रहा? खैबर पख्तूनख्वा इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने साल 2023 में भी हादसात में खिदमात फराहम की। 1,50,000 से ज़ायद हादसात में खिदमात सरअंजाम दी, जबकि अंदरूनी शहर गलियों में तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए मोटरसाइकिल सर्विस भी शुरू की गई। नवाब शेर की रिपोर्ट। मुख्तलिफ हादसात और सानेहात में इमदाद फराहम करने वाले इदारे खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 ने साल 2023 में खिदमात का सिलसिला जारी रखा। 1,50,000 से ज़ायद इमरजेंसी, 21,000 रोड एक्सीडेंट, 3,521 आग लगने और मुख्तलिफ छोटे बड़े धमाकों के वाक़यात में अपने फराइज सर अंजाम दिए। रेस्क्यू 1122 ने साल 2023 में 1,80,000 से ज़ायद मुख्तलिफ नौइयत की इमरजेंसीज में खिदमात फराहम की। इसमें 1,40,000 के करीब जो हैं वो मेडिकल इमरजेंसीज, 22 से 24,000 के दरमियान रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। 2023 में खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू 1122 को सैलाब सूरत हाल का सामना रहा। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद समेत बाहिफाजत एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करके इंसानी खिदमत की आला मिसाल कायम की। रेस्क्यू 1122 के क़याम का बुनियादी मकसद यही था कि अवामुन्नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, और यही वजह है, यही मोटिव है कि हम लोग जब काम करते हैं या इमरजेंसीज में जाते हैं तो एक जोश, एक जज्बा होता है। फेक कॉल के मसले से निपटने के लिए रेस्क्यू इदारे को खुसूसी मुहिम चलाना पड़ी, जिसकी वजह से 2023 में फेक कॉल्स में कमी आई, मगर सिलसिला ना रुक सका। कैमरामैन आसिफ रजा के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। और मायूस कुन खबर ये है कि कराची के बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। कराची में ट्रैफिक हादसात की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। साल 2023 में कराची में ट्रैफिक हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 742 अफराद की जानें गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम गुलजार। साल 2023 और ट्रैफिक हादसात। कराची में जनवरी से 29 दिसंबर तक 742 अफराद जाँ भाग और 11,000 से ज़ायद जख्मी हुए। साल 2023 जनवरी में ट्रैफिक हादसात में 70 अफराद और 976 अफराद जख्मी हुए। साल 2023 के आखिरी माह दिसंबर में 44 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ भाग हो गए। ट्रैफिक हादसात में 621 मर्द जबकि 50 खवातीन जाँ भाग हुई। बेरहम गाड़ियों की जद में आकर 52 बच्चे और 19 बच्चियाँ जान से गईं। ट्रैफिक हुकाम हादसात पर काबू पाने की हिकमत अमली बनाने के बजाय रेवेन्यू बढ़ाने में मसरूफ़ हैं। हादसात में जारी नुकसान से बचाव के लिए महज हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने पर जोर दिया जाता है। दिन के औकात में भी हैवी ट्रैफिक सड़कों पर दवा दिखाई देता है। पाक फौज मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के साथ साथ मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भी अहम किरदार अदा कर रही है। पाक फौज और मुतालिका हुकूमती इदारों ने साल 2023 के दौरान मुल्क में जंगलात, आपाशी समेत तरक्याती कामों में भरपूर किरदार अदा किया। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो एबटाबाद, नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया समेत शिमला पहाड़ी और दीगर मुकामात पर मौसम सर्द और खुश्क है। सयाहों की बड़ी तादाद ने नथिया गली और अयूबिया का रुख कर लिया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल वासे खान। एबटाबाद में अगर मौसम की बात की जाए तो एबटाबाद में सर्दी का राज है। एबटाबाद की फ़ज़ाओं में काले बादल छाए हुए हैं, जबकि एबटाबाद के सैदी मकामात नथिया गली, ठंडियानी और अयूबिया की बात की जाए तो वहाँ पे भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आसमान पे वहाँ पे भी काले बादलों का राज है। अगर एबटाबाद के सैदी मकामात पे बात की जाए तो मुल्क भर से जो सयाह सीज़न में आते हैं, इस दफ़ा विंटर को भी इंजॉय करने के लिए सियाती मकामात नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया पहुँचे। वहीं पर एबटाबाद के सियाती मकामात जो एबटाबाद के हैं, शिमला पहाड़ी है, लेडी गार्डन है, कंपनी बाग है या अलियासी मस्जिद है, वहाँ पे भी सियाहों की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो उनका यही कहना है कि एबटाबाद की फ़ज़ाओं में जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, यहाँ पे खुश सर्दी का राज रहेगा। लेकिन उनका यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान एबटाबाद का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। मक्का, कसीम और मशरक़ी हिस्से के बाद शहरों में मूसलाधार बारिश हुई।
बारिश के बाइस कई शहरों में स्कूल बंद रहेंगे। महकमा शहरी दिफा ने शदीद बारिशों के पेश नज़र शाहराहों पर एहतियात बरतने की हिदायत की है। बारिशों के बाइस नशेबी इलाकों में सैलाब का भी खदशा है। मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि तबूक, हाइल और दीगर रीजन में हल्की बारिश के साथ जालाबारी का भी इम्कान है। साबिक क्रिकेटर सलीम यूसुफ की साहबजादी अदाकारा मॉडल एमन सलीम का अपनी मेहंदी पर डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सार्फीन ने शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।